Morning. And your roll call. आपकी अटेंडेंस हम लेना स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि जो यूनिट हमने स्टार्ट करा रखी है ड्रग्स वाली, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज जो हम आपको क्लासिफिकेशन कराएंगे, तो क्लासिफिकेशन में दो चीज आ जाती है। एक तो जैसे डेफिनेशन पार्ट आएगा, उसके बाद उनके एग्जांपल, प्लस आपके साथ कुछ एक ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी सिंथेसिस भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो आज हम फिलहाल सभी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे विद एग्जांपल, और उसके बाद हम देखेंगे इकट्ठे सभी की रिएक्शन। रिएक्शन में बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसके दौरान होगा क्या, कि जितना भी आज तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है वही रिएक्शन सारी यूज होने वाली है। कहीं पे आपके एल्कीन वाला पोर्शन चलेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, कहीं पे आपके कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है, कहीं पे बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ चला तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, एंड सो ऑन। इसी टाइप से यानी आपकी वही बेसिक बात है। कहीं पे हो सकता है कोई डिहाइड्रेशन एल्कोहल की हो रही हो, कहीं पे एस्टेरिफिकेशन हम कर रहे हो, कहीं पे कोई मान लीजिए आपके जो एमाइड होते हैं उसके अंदर जो CuNH2 ग्रुप होता है, क्या पता हम उस NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कहीं पे आपको दिखाई दे कार्बोनिल ग्रुप की हम प्रोटेक्शन कर रहे हो। कहने का अभिप्राय मेरा सिर्फ ये है कि पहले हम ये जो पोर्शन कराएं, उसके साथ साथ इन बिटवीन आपको करना क्या है कि आपके एल्केन एल्कीन एल्काइंस एल्कोहल जितने भी और आपके फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी चैप्टर थे आपके, उन सभी की ब्रीफनेस आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वही रिएक्शन ही यूज होने वाली है आपके इन सिंथेसिस के दौरान। उसके अलावा कुछ नया होगा नहीं। आगे बेटा बात समझे। तो इसलिए वो सारा जो पार्ट होगा वो हम हर स्टेप के ऊपर आपसे पूछेंगे कि बताओ अब कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक चल रही है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, कहीं एल्डोल तो नहीं चल पड़ी, कहीं कहने की जरूरत नहीं चल रही। मतलब आपको सोचना है ओवरऑल जितनी भी रिएक्शन आज तक आपने पढ़ी है उनके अंदर कौन सा पोर्शन उस पूरी सिंथेसिस के दौरान होने वाला है यूज। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से हम आपसे पूछेंगे और ऐसे आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम ले लेते हैं अटेंडेंस आपकी। जैसे आपको कल बताया गया था उसी टाइप से आप अपनी अटेंडेंस लेंगे, जिसका रोल नंबर आएगा वो खड़ा होकर अपनी अटेंडेंस बोलेगा। हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, रितु, तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशु, आदित्य, यस सर, प्राची, यस सर, दिव्या दैया, भूपेंद्र सिंह, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, यस सर, प्रिया, पायल, यस सर, सोनिका, तनु, यस सर, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, यस सर, शिवानी, यस, खुशी, यस सर, विशु, अनिष्का सैनी, यस सर, दिव्या, विकास, नैन्सी, यस, कोमल, यस सर, अंशु, यस सर, रवि, तुषार, हर्ष बुधवार, विनीत, मुस्कान, यस सर, काजल, यस सर, मनीषा, यस सर, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, यस सर, पीयूष, प्रीति, यस सर, निखिल, कीर्ति, यस सर, प्रियांशु मलिक, यस सर। हो गई सभी की अटेंडेंस जो प्रेजेंट है यहाँ पे।
बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये चैप्टर चला हुआ है ड्रग्स, इसके अंदर, अरे गुड मॉर्निंग, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है कि दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अब हमारे। एक क्वेश्चन ऐसा जो रिएक्शन पार्ट का होगा, स्ट्रक्चर पार्ट का होगा, जिसमें हमें ड्रग्स की स्ट्रक्चर भी देखनी है और उसके साथ साथ उसकी कुछ ड्रग्स की सिंथेसिस भी आपके सिलेबस के अंदर। लेकिन उससे पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल मींस जिसके अंदर सिर्फ हमें समझना है कि उस डेफिनेशन का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपना रिएक्शन वाला पार्ट देखेंगे। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो आप देख पाएंगे कि जो आपकी ड्रग्स हैं, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन देखें कि आपके कितने टाइप की ड्रग हो सकती है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो जैसे मान लीजिए किसी को फीवर हो गया तो फीवर को ठीक करने के काम आ जाती है ड्रग्स। तो फीवर मतलब आपने पढ़ा था, एक चैप्टर होगा, देखो आपको ध्यान होगा कि आपके सॉलिड स्टेट वाली यूनिट प्लस 2 के अंदर थी आपकी, उसके अंदर लास्ट में आपने पढ़ा था आपके जो सब्सटेंस आते थे सॉलिड्स के बारे में, एंटीपायराइड्स ऐसे आपने पढ़ा था। तो उसके दौरान आपने पढ़ा था पायरो इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा था पायरो इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा था। तो उसमें आपने क्या देखा था कि स्लाइट हीट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो जाना, तो आप उसे पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस कॉल्ड एज द पायरो इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट वाली यूनिट के अंदर प्लस 2 में था आपके। मींस पायरो वर्ड का मतलब आपने वहां से सीखा, पायरो का मतलब होता है हीट, और बॉडी में अगर हीट ज्यादा हो जाए तो आप कहते हैं कि उसको थोड़ा फीवर हो गया। अब उस फीवर को करना है थोड़ा डाउन, तो डाउन करने के उसके अगेंस्ट करेगा कोई काम, तो अगेंस्ट को आप एंटी कहते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। जैसे आपने सिन और एंटी दो फॉर्म स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी, तो एंटी का मतलब अपोजिट काम करना उसके। तो पायरा का मतलब हीट हो गया, तो आपने कहते हैं एंटीपायरेटिक्स है, आप उन्हें क्या कहते हैं, तो एंटीपायरेटिक्स आपकी कौन सी ड्रग हो गई, द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी फीवर, नॉर्मल बॉडी फीवर। नॉर्मल बॉडी फीवर अगर हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज करेंगे आप कहते हैं उन्हें क्या है, आप एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स में आमतौर पे आप क्या ले लेते हैं, जो जो नाम आपने अभी तक पढ़े हैं उन ड्रग्स के नाम हैं, जैसे पैरासीटामोल, प्रोसिन आप कह देते हैं। स्ट्रक्चर हम बाद में बना देंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा समझ भी पाएंगे जब आप देखेंगे कि पैरा, फिर एसिड, एसिटो ग्रुप होगा कोई, एमोल यानी कोई ओल ग्रुप भी दिख रहा है कुछ ना कुछ। स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, मैंने आपको बताया इकट्ठी हम ड्रा करेंगे बोर्ड के ऊपर। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनी सबसे पहले, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी फीवर आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो इसमें कुछ ड्रग्स लेकिन ऐसी भी तो होती हैं जो आप ले लें और लेने के बाद आपकी बॉडी फीवर को भी ठीक कर देती हैं, बॉडी के अंदर पेन हो उसको भी आराम मिल जाता है। तो जो पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर्स जिसे आप कहते हैं, आप जो पेन किलर होती है उन पेन किलर्स को आप कहते हैं एनाल्जेसिक। बोलो क्या कहते हैं आप उन्हें, एनाल्जेसिक्स। और उनमें से एक बड़ा कॉमन सा नाम होता है जिसको बड़ी सावधानी से डॉक्टर लेने के लिए कहते हैं, और वो जो ड्रग होती है ऐसी, वो आपकी कौन सी होती है, एस्प्रिन की गोली कहते हैं। एस्प्रिन ले ली, डिस्प्रिन आपने ले ली। वैसे तो एक कहावत भी एस्प्रिन के बारे में, टेक टेक एन एस्प्रिन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि वो ब्लड डायल्यूशन का काम करती है। किस का काम करती है, ब्लड डायल्यूशन का काम करती है। तो लेकिन जो एस्प्रिन होती है वो एक ऐसी गोली होती है, जब अगर आप उसको ले लेते हैं तो उसके बाद स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं। खाली पेट कभी भी एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन को ले लेंगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद, और एक्सेस एसिड हो जाए तो उसी को एसिडिटी कहते हैं। देखो वैसे हम एक चीज आपको बड़ी बेसिक सी बता दें, जो आपने सीखा है अभी तक, वो ये सीखा था कि हमारी पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, उस पूरी बॉडी के मैकेनिज्म के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग पीएच होती है। तभी तो डाइजेशन हर पार्ट की अलग अलग एरिया में होती है। हमारी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, हमने पढ़ा था ना पीछे, उसमें हमने देखा था कि माउथ के अंदर स्लाइट न्यूट्रल सा पीएच होता है, उसके बाद जैसे स्टमक में पहुंचे तो एसिडिक आपका मीडियम होता है। तो लेकिन अगर जितनी पीएच होनी चाहिए, एसिडिक का मतलब ये नहीं कितना भी एसिड हो जाए, जितनी एसिडिटी होनी चाहिए, जितनी पीएच वहां पे होनी चाहिए, अगर उससे भी हो जाए कम पीएच तो हम कहते हैं पेट में एसिडिटी होगी। ये उसका मतलब होता है, समझ गए ना। एक रिक्वायर्ड पीएच तो चाहिए ही, रिक्वायर्ड पीएच से ऊपर नीचे हो जाना कहते हैं पीएच का इम्बैलेंस हो गया। पीएच का क्या हो गया, इम्बैलेंस। उस पीएच के इम्बैलेंस को करने के आते हैं जो काम, अभी पढ़ेंगे आप इसी चैप्टर के अंदर उनके नाम, और नाम होगा उनका आंट एसिड। क्या कहेंगे आप उनको, आंट एसिड। तो आंट एसिड वो होते हैं जो एक्सेस एसिडिटी को डिक्रीज करने के आते हैं काम।
ठीक हो गया। तो उन्हें आप एंटासिड कहेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो पोर्शन चला हुआ था वो यही था कि किस तरह से बॉडी में जो एक्सेस हीट हो गई है उसको रिलीव हमें कैसे मिले। तो उनको कहते हैं, आप क्या थे, एंटीबायोटिक्स। क्या कहते हैं आप उन्हें, ठीक हो गया। अब देखो, जरूरी नहीं कि जो फीवर है वो नॉर्मल फीवर हो, फीवर तो और दूसरे भी हो सकते हैं। मान लीजिए मलेरियल फीवर हो जाए तो आपने एंटी मलेरियल्स कह देंगे, एंटीवर्ड साथ लगा देंगे, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स आपने कह देते हैं। तो व्हाट आर द एंटी मलेरियल ड्रग्स, द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, टू रिड्यूस द बॉडी फीवर। कौन सा फीवर, मलेरियल फीवर, टू रिड्यूस डाउन द मलेरियल फीवर कॉल्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग्स। आप उन्हें एंटी मलेरियल ड्रग्स कह देते हैं। अब उसके लिए तो आमतौर पे क्या होता है कि जिसके अंदर वो केमिकल भी मिल जाता है, इसलिए कहते हैं ना कि भाई आप है ना, नीम, कच्चा जो नीम होता है, नीम की जो कुपड़ निकलती हैं, जो वो मौसम के अंदर जब उसका सीजन है उसके दौरान, जब उसके अंदर फ्रूटिंग सी आनी होती है उसके दौरान जो कच्चे पत्ते होते हैं वो खाते हैं, तो उसके अंदर हमें वो केमिकल मिल जाता है जो कि हमें देता क्या है, आपकी यही चीजें जो इस मलेरियल फीवर के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अगर हम वो चीजें ना ले पाए तो फिर हमें ये ड्रग भी लेनी पड़ती है। नाम क्या था, एंटी मलेरियल ड्रग्स। जैसे आपने क्विनीन ले ली, क्या ले ली बोलो, लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, क्विनीन ले लो, क्लोरोक्विन ले लो, लेकिन अगर इसको एक्सेस में हम ले लें, वैसे चीज और आपकी जीके के लिए बता दें, मलेरियल फीवर है ना, कई टाइप का होता है, कई टाइप का। कई मलेरियल फीवर ऐसे होते हैं, कई मलेरियल फीवर ऐसे होते हैं जिसके दौरान आपको क्या दिखाई देगा कि मलेरियल फीवर, मलेरिया मलेरिया एफ भी होता है। मेरे को देखो वो क्यों याद है, मेरे को वो चीज इसलिए याद है क्योंकि एक बार मेरे को हो चुका है, इसलिए मेरे को याद है। मैंने सारे टेस्ट करा दिए, सब कुछ करा दिया, फीवर, कभी कोई कहे टाइफाइड हो गया, कोई कुछ कहे, लेकिन आखिर में पता चला कि ये तो मलेरियल फीवर था। सारे टेस्ट करा लिए, टेस्ट में पॉजिटिव ना आए, ये मलेरिया है ऐसे टाइप का होता है, टेस्ट में पॉजिटिव ना आए, तो फिर टेस्ट में पॉजिटिव ना आए तो फिर क्या करें, टेस्ट में पॉजिटिव ना आए तो उसका इंतजार करो। और वो टेस्ट में पॉजिटिव कब नहीं आता, अगर आपने पहले कोई एंटीबायोटिक्स खा ली हो। अगर आपने पहले कोई एंटीबायोटिक ले ली तो और ज्यादा दिक्कत, और भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। फिर इंतजार करो जब तक कुछ दिन का, जब तक कि उस एंटीबायोटिक का असर खत्म ना हो जाए। तो एंटीबायोटिक का असर जैसे ही खत्म होगा तो फिर वो टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर जो आजकल काम करते हैं ना, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो जाते ही कहते हैं टेस्ट कर देते हैं। हम भी आम इंसान की तरह कहते हैं बताओ कैसा डॉक्टर है, वो जाते ही है ना टेस्ट कर देते हैं, उनको तो पैसे बनाने की लगी हुई है। लेकिन क्या करते हैं, वो जो चीजें होती है वो जरूरी होती है, क्योंकि अगर पहले ही स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हम उन चीजों के टेस्ट करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस वजह से वो चीज है, किस वजह से वो फीवर है। कहीं टाइफाइड फीवर तो नहीं है, कहीं मलेरियल फीवर तो नहीं है, क्या पता नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो चुका हो। तो वो सारी चीजें वो टेस्टिंग के द्वारा ही पता चल सकती है, क्योंकि वो डाटा को देख के एनालिसिस करते हैं। पढ़ाई किसको कहते हैं, पढ़ाई यही तो होती है ना कि डाटा आता है, डाटा को देखा और फिर मान लीजिए किसी ने पढ़ नहीं रखा तो क्या करेगा, एक बुक इधर रखेगा साइड में और इधर वो जो रिपोर्ट आई उनको देखेगा, वहां पे एनालिसिस आई हुई है कि इतनी वैल्यू हो तो ये होता है। फिर बुक में, बुक के पेज पलटेगा एक नॉर्मल इंसान, फिर देखेगा अच्छा ये रीडिंग है तो ये कुछ होना चाहिए। हम भी देखते हैं ना कई बार, आप अपने सारे ऑनलाइन भी चेक करते रहते हैं, सारे गूगल के अंदर ये वो सारी चीजें आजकल तो है, हम चेक कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर बार बार उस चीज को पढ़ता है तो उसको याद रह जाती है वो चीज, वो एकदम बता देता है कि ये वैल्यू तो इतनी ज्यादा है, ये नॉर्मल तो ये रेंज होती है, उसको रेंज याद है, तो इसलिए वो एकदम बता देता है कि अब आपको ये ड्रग्स ले लेनी चाहिए। तो इसलिए टेस्टिंग जरूरी होती है, टेस्ट करा लेना चाहिए। आपने देखो, जैसे कल कुछ बच्चे मेंटर मीटिंग के अंदर कह रहे थे ना कि सर हमारा कुछ ऐसा वैसा प्रोग्राम दूसरा होना चाहिए, स्किल एनहांसमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। आपका एक हुआ था ना सोयल टेस्टिंग का, तो सोयल की टेस्टिंग क्यों करते थे, सेम चीज वही जो ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्टिंग करते हैं, इसीलिए पता चल जाए कि सोयल के अंदर किस न्यूट्रिएंट्स की हो गई है कमी, उस न्यूट्रिएंट्स को ही डाला जाए। ये नहीं कि डाल दिया डीएपी, डाल दिया यूरिया, डाल दिया ये, डाल दिया वो, डाल दिया कि पेस्टिसाइड कितना भी डाल दिया, ऐसा तो नहीं किया जाता है। मतलब रिक्वायर अमाउंट के अंदर ही डाली जाती हैं चीजें। ऐसे ही सॉइल साइंटिस्ट होते हैं, वो बताते हैं सॉइल टेस्टिंग के बाद, वो ये बताते हैं कि अब आपकी सॉइल को कितनी रिक्वायरमेंट है, किस केमिकल की रिक्वायरमेंट है, कौन सा मैन्योर उसमें डालें, कौन सी खाद डालें। ऐसे हमारी बॉडी का होता है, टेस्टिंग के बाद पता चलता है इस डिजीज को ठीक करने के लिए कौन सी टेबलेट लें, किस अमाउंट में लें, कितनी ज्यादा लें, कम लें, दिन में एक बार लें, दो बार लें, तीन बार लें। ठीक हो गया ना। बीडी लिख देते हैं बाई टाइम्स ए डे, टीडीएस की टीडी लिख देते हैं 3 टाइम्स ए डे। ऐसे ऐसे उनकी टर्मिनोलॉजी होती है जो वहां पे वो लिखते चले जाते हैं।
तो कहने का मतलब एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलो कौन सी हो गई, ये वो ड्रग जो मलेरियल फीवर को डाउन करने की आती है काम। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ड्रग आएंगी इसके बाद सिंथेसिस, मैंने आपको बताया ये सारी की सारी सिंथेसिस हम बाद में देखेंगे, उनको हम पहले नहीं देखेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ड्रग ऐसी होती है जो कि हमारे सीधे ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट डाल देती है, ब्रेन के ऊपर। वो ड्रग जो सीधे हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डाले, ब्रेन मतलब न्यूरो से संबंधित डॉक्टर को न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर कहते हैं ना, तो जो ब्रेन के ऊपर असर डाले वो सारी की सारी ड्रग्स उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। बोलो क्या कहते हैं आप उन्हें? दिस कॉल्ड एज द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं फिर ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। उन्हीं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के अंदर ही तो आती है हमारी एनाल्जेसिक्स। बोलो कौन आ जाती है? एनाल्जेसिक्स आपकी वो ड्रग होती है जो पेन से तो हमें छुटकारा दिला देती है, लेकिन साथ के साथ हो जाता है कि हो सकता है हमें बेहोशी हो जाए, अनकॉन्शियसनेस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, हो सकता है ना भी हो, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। तो द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी पेन विद और विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, मतलब थोड़ी नींद सी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी बेहोशी सी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, हमारी बॉडी अनकॉन्शियस हो गई है, तो यानी उनको कहते हैं एनाल्जेसिक्स। अब इसी बेसिस के ऊपर आपकी एनाल्जेसिक्स दो टाइप की बन जाती है, इसी आधार के ऊपर, एक कहलाती है नार्कोटिक्स और दूसरी कहलाती है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। तो जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी माइल्ड एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं, और जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी कैसी ड्रग्स कहलाती है? वो आपकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है। जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा कई बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है जब डॉक्टर इस ड्रग के बारे में कहता है कि आपको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसा मेजर ऑपरेशन करना पड़ गया, कुछ ऐसा काम हो गया कि भाई इसके बिना तो दर्द से छुटकारा मिलेगा ही नहीं, तो उस वक्त ही डॉक्टर देता है और अपने अनुसार ही डोज देता है कि इस लिमिट में वो देता है। अदरवाइज एक्सेस में डोज चली जाए आपके नार्कोटिक ड्रग्स की तो डेथ भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए नार्कोटिक ड्रग्स को बिल्कुल सावधानी से डॉक्टर के बिल्कुल अनुसार ही दिया जाता है। वैसे तो हर ड्रग को ही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेना चाहिए, लेकिन ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, बॉडी के छुटकारे मिलते। आपने देखा होगा ना काफी, देखो आपने देखा होगा काफी सारी पिक्चरें बनती है, वो हमें कोई ना कोई संदेश देके जाती है, तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। काफी सारी ड्रग से रिलेटेड पिक्चरें बन चुकी हैं, कईयों में ये दिखाते हैं कि उसने ड्रग ले ली उसके बाद उसको कितना ही मार लो, पीट लो, उंगली काट दो, कुछ कर दो, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब वो आता है होश में फिर उसको पेन स्टार्ट होता है, तब उसको पता चलता है कि तेरा पार्टी कहाँ पे चला गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। समझ गए? तो यानी ये इतनी ज्यादा डेंजरस ड्रग होती है। तो आज अपने एक चीज देखो, मैं आपको बता दूं बड़ी बेसिक सी, आपने देखा था अपने रोहतक के अंदर यहाँ पे ये कुछ काफी न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था, जो ये बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक और ब्रिज बना रखा था, आपने देखा था ना, उनके दोनों रोड के दोनों साइड में यूनिवर्सिटी है, देखो जो ब्रिज बना हुआ था, काफी न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि यहाँ पे जो कॉलेज टाइम के बाद काफी जो पुल के ऊपर काफी जो बच्चे बैठ जाते हैं, और एक नशे का केंद्र बन गया था, उसके ऊपर बैठ के वहां पे वो बेचते थे। सरकार को पता चला, पुलिस विभाग को पता चला, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, उस यूनिवर्सिटी ने भी एक्शन, वो पुलिस हटा दिया वहां से। और जो एक्शन लिया होगा वो तो खैर अपने अनुसार वो लेते ही हैं, पकड़ लेते हैं जाके। और उसमें आम जनता जब बताती है ना कि वहां पे हमने ऐसा देखा, तो देखो हर चीज में हेल्प हम सभी को करनी पड़ती है, तो हर कोई जब हेल्प करता है तो फिर उसके ऊपर अच्छे से एक्शन लिया जा सकता है। हम उसको छुपो लेते हैं, खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं आजकल के बच्चे। कभी भी कोई भी चीज आपको अननोन पर्सन से लेनी ही नहीं चाहिए। क्या पता कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर किसी ने थोड़ा सा डाला, आप पी गए, हो गए बेहोश, और उसके बाद आप बन गए। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, तो कभी भी आप कोई भी अनजान बंदे से ना लें। दोस्त कोई किसी का नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था, सबसे बढ़िया दोस्त आपके पेरेंट्स हैं, जो खाना आपको वो देते हैं आपको वही खाना होता है, और अदरवाइज जो आपको कोई चीज इधर उधर से नहीं खानी होती है। और ये चीज आप हंसी मजाक में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ऐसा चला हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ऐसे सर्किटों से आपको बचना होता है, पता चले तो तुरंत बताना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, अगली जो ड्रग्स आएंगी इसके अंदर, वो जो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालती है वो ट्रांसक्विलर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ट्रांसक्विलाइजर्स जो ड्रग्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी हमारे सीधे अटैक करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो साइड में आपकी नर्व्स चली जाती है।
वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करते इफेक्ट वो कहलाते हैं, बोलो क्या है, ट्रांसक्विलाइजर्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? ट्रांसक्विलाइजर्स कहलाती है। जो ट्रांसक्विलाइजर्स है फर्दर दो टाइप की हो जाती है। जो दो टाइप की होती है, एक तो होती है सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, और दूसरी ड्रग आपकी कहलाती है मूड एलिवेटर्स होता है एंटी डिप्रेसेंट। कई बार होता है ना, एक बंदा डिप्रेशन में चला गया, अब डिप्रेशन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई, उसको हंसी मजाक किया गया, फिर भी कामयाब नहीं हुए, फिर ड्रग का सहारा लिया गया, फिर दवाइयों का सहारा लिया गया। तो ऐसे केमिकल्स जो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने की आती है काम, वो ड्रग्स आपकी कहलाती हैं एंटी डिप्रेसेंट या मूड एलिवेटर ड्रग्स कहलाती हैं। दूसरी ऐसी होती हैं जो दिमाग में, मान लीजिए आपके पेपर चल गए, आपको एकदम हो गई टेंशन, कैसे देंगे पेपर। अभी आपने देखा होगा ना, कब की बात है, कल ही की बात है, कल 26 थी ना, 27 थी। हाँ, तो अभी कल 27 को शायद कल ही था पेपर, +2 का हुआ है पेपर, आपके बोर्ड एग्जाम आपने देखा होगा। मैंने भी पहली बार देखा हुआ एग्जाम, काफी दिनों के बाद मैंने देखा, उसके अंदर तो अब सिस्टम ही बदल गया। शुरू के 15 क्वेश्चन जो थे, 15 क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यू टाइप के आने शुरू हो गए, जो पहले कभी आते ही नहीं थे। देखा आपने इस चीज को? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। या नहीं देखा आपने? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए। मैं तो कमाल हो गया, पहले तो सिर्फ हरियाणा बोर्ड के अंदर ऐसा दिखता था, उसमें आ गए। मेरे ये बात कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपको एमसीक्यू के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आप फाइनल ईयर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और आपका अभी कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो यानी कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। आप जो एंट्रेंस एग्जाम, मान लीजिए किसी ने सीयूईटी का एग्जाम देना हो, जो अभी मार्च के अंदर चलेंगे अभी, तो किसी को अगर वो देना है तो कौन कर रहा है कंडक्ट, उसको सीबीएसई कर रहा है, एनटीए एजेंसी कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वो सीबीएसई के साथ जुड़ी हुई होती है। तो वो करते क्या है, क्या पता जिसने वो पेपर कभी बनाया हो, क्या पता कुछ क्वेश्चन वहां से बन जाए। तो कहने का मतलब जो भी पेपर आजकल हो रहे हैं, कहीं पे भी हो रहे हैं, तो अपने उन क्वेश्चन पेपर को उठाएं और उनको सोल्व करने की कोशिश करें। +2 करके ही तो आप यहाँ पे आए थे, तो अपने वो 15-20 क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं वो आप अपने देख लेगा, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर को उसको सोल्व करके तो मैं आपके लिए डालने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप खुद ही सोल्व कर लेना। तो हम बता रहे थे कि एग्जामिनेशन की टेंशन जो ले लेते हैं और फिर भी उस टेंशन से बाहर ना आए, और इतनी ज्यादा भी टेंशन ले लेते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ा होगा आपने इस पेपर के बाद, फिजिक्स के बारे में आपने सुना है क्या आया है? फिजिक्स के बारे में ये आ गया कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसके अंदर जो पहले कुछ डेरिवेशन आते थे, डेरिवेशन जो आने होते थे, डायरेक्ट डेरिवेशन, जो ट्रेंड अब तक का चला हुआ वो दिया ही नहीं। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर है, लेकिन घुमा फिरा के दे दिया। लेकिन घुमा फिरा के टाइप की तैयारी तो चुकी थी नहीं, तो नहीं थी तो क्या हुआ, सारा सिस्टम हिल गया। कह रहे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ था नहीं, बस घुमा फिरा के दे दिया, तैयारी वैसे नहीं थी। तो इसीलिए आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद बच्चों को गलत कदम भी नहीं उठाना चाहिए। देखो, कभी भी पेपर हो जाए कैसा भी, पेपर में चाहे एक भी क्वेश्चन कोई बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा तो उसका एक भी नहीं होगा ना सोल्व। कोई बच्चा कम पढ़ा है तो उसके कम ही होंगे सोल्व। किसी बच्चे ने प्रैक्टिस बार बार की है तो उसके सारे हो जाएंगे सोल्व। सारे होने के बावजूद भी एक आधा कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि भाई मेरा तो 100% नहीं आया, मेरा तो 99.9% आ गया, उसी की टेंशन ले लो। समझ रहे हो मेरी बात कुछ? यानी आपका काम है सिर्फ अपनी तरफ से पढ़ना। भगवान ने एक बार जिंदगी दी है, बहुत अच्छे से जीने के लिए दी है, वो मरने के लिए नहीं दी है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी को आपको अच्छे से संवारना है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि हमें ऐसा गलत कदम नहीं उठाना। एग्जाम अगली बार फिर हो जाएगा, लाइफ तो दोबारा नहीं मिलने वाली ना। तो एग्जाम क्या पता है, ऊपर वाले भगवान ने आपके लिए लिख रखा हो कि अगली बार उसके साथ कुछ और अच्छा होने वाला होगा। यानी जो भी कुछ आपके साथ होना होता है ना, कुछ अच्छे के लिए हो रहा होता है। आप इस चीज को बस माइंड में रख ले, फिर कोई भी बच्चा किसी भी टाइप का कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। तो इसीलिए किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने के बाद आपको दवाई खानी पड़ती है। दवाई का नाम होता है सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स। तो क्योंकि मेंटल टेंशन को दूर कैसे करेंगे, दवाइयां खाएंगे। रिलैक्सेशन बॉडी में आएगी कैसे, दवाइयां खा के आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को नहीं पता मेरे एक फ्रेंड को वो डिजीज हुई कैसे। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र है, मेरे साथ एमएससी में पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर, आजकल वो प्रोफेसर भी है और मेरे सब्जेक्ट के ही है। तो उनके साथ क्या हुआ कि क्या पता कैसे हो गई, वो है ना, उनको नींद नहीं आती। मैं आपको बता दूं, उनको नींद नहीं आती डेली के डेली। अभी तक मेरे से थोड़ी कम उम्र है, थोड़ी सी होगा 1 साल कम, लेकिन नींद नहीं आती।
गोली खा खा के सोना पड़ता है, बिल्कुल। देखो कैसी डिजीज हो जाती है, समझ पा रहे हो मेरी बात कुछ? यानी क्या होता है कि टेंशन लेने से कोई भी बीमारी हो सकती है, तो इसीलिए टेंशन ही नहीं लेनी होती। दवाई खाने के बाद भी वो चीज ठीक नहीं होती है, दवाई खाने के बाद भी वो चीज ठीक नहीं होती। तो इसलिए बेटा आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी ड्रग्स के बारे में हम सीख रहे हैं ना, कि ये ड्रग ये काम आती है, इनको पेपरों तक ही लिमिट रखना कि हाँ पेपर में आ गया, डेफिनेशन लिख दी, यानी कभी भी किसी को कोई ये इनमें से ड्रग ना लेनी पड़े। ठीक हो गया? तो हमारा पॉइंट चला हुआ था ट्रांसक्विलाइजर्स के ऊपर। ये वो ड्रग्स होती है जो सीधी सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ही जाके एक्ट करती हैं और रिड्यूस करती है हमारी मेंटल टेंशन, कोई हो गई हो, डिप्रेशन आ गई हो, तो उससे बाहर निकालने का ये करती है काम। दो टाइप मैंने बताई, सेडेटिव या हिप्नोटिक्स, और दूसरा क्या था, मूड एलिवेटर्स या एंटी डिप्रेसेंट। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इनमें से जो मूड एलिवेटर वाली ड्रग होती है जिन्हें बारबाइटुरेट्स कहते हैं, मैंने जब अपनी पीएचडी का काम किया था तो उसके दौरान एक केमिकल जो मैंने बनाया था वो यही थे, बारबाइटुरेट्स। मेरी थीसिस के अंदर एक काम यही है, बारबाइटुरेट्स बनाए गए, काफी सारे बनाए थे, अलग अलग लगा दिए, कभी सब्स्टिट्यूएंट ये लगा दिया, कभी वो लगा दिया, इस तरह से अलग अलग टाइप के बनाए गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हमारी जो ये ड्रग्स जितनी भी हमने पढ़ी, इनके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है एनेस्थेटिक ड्रग्स। अगली टाइप कौन सी ड्रग आ जाती है? एनेस्थेटिक। आपने देखा है जो ऑपरेशन जब भी किया जाता है तो उसके दौरान कई बार ऑपरेशन छोटे से पार्ट का किया जाता है, कई बार मेजर ऑपरेशन होता है, तो उसी बेसिस के ऊपर एनेस्थेटिक ड्रग्स की डेफिनेशन है। एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन होती हैं? द ड्रग्स which causes unconsciousness in a part of the body or in the whole body, या पूरी बॉडी को बेहोश करने के काम आए या किसी पार्ट को बेहोश करने के काम आए। जिनके ऑपरेशन होते हैं ना, मान लीजिए किसी का गले का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का नाक का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की आंख का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के कान का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके दौरान पूरी बॉडी को बेहोश नहीं करते, उस पार्ट को ही बेहोश कर देते। दांत निकलवाने चले गया तो उस पोर्शन को सुन कर देते हैं, है ना, उस पोर्शन को बेहोश कर दिया। तो मीन्स एक पर्टिकुलर पोर्शन को बेहोश कर दे तो लोकेलिटी का उस पोर्शन को बेहोश करने के काम आए जो ड्रग्स, वो कहलाती लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। और पूरी की पूरी बॉडी को बेहोश कर दे तो उन्हें कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स, आपने कह देते हैं। आगे बेटा बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग आपकी आ जाती है, अभी तक जो बातें हम कर रहे थे वो सारी वो ड्रग थी जिन्हें आप कह रहे थे जो सीधी की सीधी हमारे दिमाग से संबंधित थी। और ऐसी ड्रग्स को क्या कहा हमने, बोलो बेसिक नाम क्या था उनका, बताओ बेसिक नाम क्या था? जो सीधे नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं, सीधे के सीधे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। बोलो कौन थी ये? ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट ड्रग हम ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। बोलो कौन आ जाएंगी? माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो काम करे, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो जो माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन हो सकते हैं? वो आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट करे काम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट करे काम, कहते हैं आप उन्हें क्या? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। कई बार आपने देखा है कि जब तक दवाई ली ठीक हो गए, उसके बाद जैसे दवाई छोड़ी तो दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। या कई बार ऐसा होता है कि जितनी बीमारी होनी थी वो तो हो चुकी, अब फिर दवाई खा लें, उससे आगे वो बीमारी फैलेगी नहीं, उसको वहीं पे रोक दिया, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कीटाणु को मारा नहीं, बस बीमारी को उतना रोक दिया, उतनी तो है ही। कई बार ऐसा हो जाता है कि बीमारी को ठीक ही कर दिया, उन कीटाणुओं को बिल्कुल मार दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसी बेसिस के ऊपर जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती हैं वो होती है दो टाइप की। पहली जो उसको मार गिराए, दूसरा जो उसको रोक दे। आपने पढ़ा है ना दो शब्द, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते थे। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो उसको सिर्फ रोक दे, ऐसे बस रुक गया। सिडाल का मतलब जो मार दे। इसी बेसिस के ऊपर दो तरह की ड्रग, एक होती है सिडाल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और दूसरी क्या होती है? स्टैटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जैसे आपको नाम से पता चल गया। अब दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की, कुछ ड्रग ऐसी जो क्या करने के काम आएंगी, जो बैक्टीरिया को मारने के काम आए, उन्हें एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कह देते हैं। उन्हें सल्फर ड्रग्स भी कह देते हैं, क्योंकि जो सल्फर से बनी हुई, जिसमें सल्फर वाला ग्रुप आपको दिखाई दे, जैसे सल्फाग्वेरिडीन, सल्फापाइरिजीन, सल्फापाइरिडीन, यानी इस तरह के जो भी ड्रग्स हम लेते हैं जिनके अंदर सल्फा दिखाई दे, सल्फर ड्रग्स कॉल्ड एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। आप क्या कहते हैं? एंटी, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट करती है काम।
जो वायरस के अगेंस्ट करे काम, एंटी वायरल ड्रग्स, जो फंगस के अगेंस्ट करे काम तो एंटी फंगल ड्रग। लेकिन हम आपको बता दें कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी इजीली अवेलेबल है, वायरल इंफेक्शन भी अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो बड़ी खतरनाक बीमारियां भी कर देते हैं। कोई एड्स वायरस आ गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो हो जाती है वो हो गया, और भी वायरस इंफेक्शन ऐसे होते हैं उसके अगेंस्ट अगर काम ना करें तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए डॉग इन्फेक्शन हो गया, डॉग ने काट लिया, मंकी ने काट लिया, जैसे कल एक बच्चे ने हमें कहा भी था ना कि सर बंदर बड़े हो गए हैं कॉलेज के अंदर, वो बातें जब चल रही थी, उसने काट लिया उसके इंजेक्शन लगते हैं, चूहे ने काट लिया उसके इंजेक्शन लगते हैं। जैसे आप उनके यहीं पे घर के ऊपर उन्होंने बताया था, अभिषेक सर है ना आपके, उनको चूहे ने काट लिया तो उनके 2-3 दिन पहले लास्ट इंजेक्शन लगा था उनको, वही सेम। नहीं तो रेबीज बीमारी हो जाती है, समझ गए, और बड़ी खतरनाक बीमारी होती है रेबीज। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खतरनाक होता है, तो इसलिए उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, पता चले चलते ही साथ अपने उसके अगेंस्ट जो भी मेडिसिन आपको लेनी है वो ले लेनी चाहिए। उसके बाद एंटी फंगल के बारे में बताएं। फंगस इन्फेक्शन ऐसा होता है, आपने देखा है कई बार, देखो हम क्या कर देते हैं, मान लो आप घर में ना कोई चीज ले आए खाने के लिए, कोई भी चीज, एनीवन, आप मान लीजिए एप्पल ले आए, ऑरेंज ले आए, इन दिनों में जैसे आप ऑरेंज ले आते हैं, आपने देखा कि वो थोड़ा सा खराब सा हो गया, देखो उसके ऊपर आपने देखा उसके ऊपर इंफेक्शन सा हो जाता है, माइक्रोब्स पैदा हो गए उसके ऊपर, फंगस, फंगल इंफेक्शन हो गया। लेकिन आपने सोचा थोड़ा छीन लेते हैं, है ना, और उसको थोड़ा सा फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चीजें फैलती हैं, हमारी ब्लड में कोई चीज चली गई वो तो पूरे में चली जाएगी ना, ऐसे ही तो जो चीज एंटर कर गई है एक बार उसके अंदर तो वो तो फैल चुकी है, उसके कीटाणु जा चुके हैं एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन कहीं पे, तो इसका मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल, तो इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन से ठीक होना बड़ा ही मुश्किल है, हम आपको पहले बता देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आराम से ठीक हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन से आराम से ठीक है नहीं हो सकते। रोटी रखी कई दिन की, उसके ऊपर फंगस पैदा हो गया, फंगस, है ना, एक एल्गी होती है एक फंगस होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली चीज को लाइकन कहा जाता है, LICHEN होता है ना, लाइकन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड द फंगस। ऐसा आपने देखा था, एक उसको भोजन देता है, एक उसको नमी देता है, मॉइस्चनेस दे देता है, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से लाइकन जिंदा रहता है, ऐसा आपने पढ़ा था। रोसेला टिंक्टोरिया एक ऐसा लाइकन होता है जिससे, जो कि ब्लू लिटमस बनाने के आता है काम, है ना, टेस्ट में जो आप यूज करते हैं, रोसेला टिंक्टोरिया उसका नाम होता है, ब्लू लिटमस वहां से बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी हेलमिंथ ड्रग। आपने पढ़ा है ना, जिसके पास बायोसाइंस होगी उसने पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, कोई एनिलिडा आ गया, कोई आर्थ्रोपोडा आ गया, कोई हेलमिंथ्स आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा तो फीते बनते हैं जो धागे जैसे जो आपके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एंटी हेलमिंथ होते हैं कि इस उनके अगेंस्ट जो काम करें, एंटी हेलमिंथ ड्रग आप उनको कह देते हैं, तो वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। अगर उनकी जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, उनकी ग्रोथ की वजह से इतनी ज्यादा हो जाती, कई बार न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि उसकी पूरी इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो गई, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई उनकी कि इंटेस्टाइन ही रुक गई, ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हो गई तो जो खाना खाएंगे जाएंगे कहां पे, और वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, वो खा जाते हैं फिर उसको, इंटेस्टाइन को खाने के बाद इंटेस्टाइन गल सड़ जाती है, फिर कहते हैं उसकी इंटेस्टाइन खराब हो गई थी, फिर उतने पोर्शन को काटना पड़ जाता है, इंटेस्टाइन के उतने पोर्शन को। पता किसी को नहीं होता, हमें से क्या किसी को पता है हमारी बॉडी में क्या चला है, किसी को कुछ नहीं पता हुआ क्या चला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसका एक ही पर्पज होता है कि जो कहते हैं कि भाई साफ सफाई रखें, जो इतने कैंप आपके कॉलेज में भी लग जाते हैं, NSS के जो कैंप होते हैं उसमें यानी कहा इसी चीज के बारे में जाता है, खुद को साफ रखें, एनवायरमेंट को साफ रखें, क्योंकि जो भी हैंड वॉश आप जरूर करें, है ना, वो क्या होता है कि सारी चीजें कहाँ से जाएंगी, एयर वाटर के थ्रू ही जाएंगी, हवा के थ्रू जाएंगी, वाटर के थ्रू जाएंगी, आपके स्किन इन्फेक्शन हो हाथ के ऊपर तो जाएगी, है ना, बॉडी में एक बार कोई चीज चली गई दिखती है नहीं नेकडाइज के द्वारा, तो फिर वो खतरनाक हो जाती है। तो एंटी हेलमिंथ ड्रग कौन, जो आपके क्या करें, या तो मार दें या उसकी ग्रोथ को रोक दें, तो कौन, हेलमिंथ्स होते हैं उनकी, तो उनको कहते हैं एंटी हेलमिंथ्स ड्रग। आपके सिलेबस के अंदर भी एक आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो ड्रग आपके आ जाएंगी यहाँ पे, इनके बाद उन ड्रग्स का नाम है एंटीसेप्टिक। बोलो कौन आ गई, एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन, ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आती है।
टीवी के अंदर आपने देखा होगा, जैसे स्किन फट गई, कहीं पे कटर लग गया, तो उसके दौरान आप यूज करते हैं ना। तो हमने क्या बताया, एंटी सेप्टिक्स। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की, उस क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो आपकी क्या क्या बन जाएंगे, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीबायोटिक्स। आप आपका एक जो केमिकल है ना, वो एंटीसेप्टिक का काम भी कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट का काम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कट लग गया, आपको चोट लग गई, आप डिटॉल से उसको जब वॉश करते हैं, तो वॉशिंग के दौरान ऐसा नहीं होता कि आपने कॉटन लिया और जो डिटॉल बोतल को आपने ओपन किया, उसके कॉटन उसी के ऊपर लगा दिया आपने। आप ऐसा कभी नहीं करते। आप क्या करते हैं कि आप कोई ना कोई मग लेते हैं, उसके अंदर आप वाटर डालते हैं, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स और 5 ड्रॉप्स ऐसे आप डाल देते हैं। इतनी डालते हैं कि डालने के बाद स्लाइट वाइटिशनेस सी आपको दिखनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी वाइटिशनेस, मींस दैट्स सफिशिएंट। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप डाल देंगे, तो मींस वो कंसंट्रेटेड फॉर्म कर दी, तो उस वक्त वो आपके क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक की बजाय वो डिसइंफेक्टेंट का काम कर जाता है। एंटीसेप्टिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन हमारे नॉर्मल बॉडी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय नहीं करती, जो हमारे बॉडी टिश्यूज के लिए हार्मफुल नहीं है, जो सिर्फ हार्मफुल किसके लिए है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक दे और हमारी बॉडी टिश्यूज को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कहते हैं आप उसे एंटी सेप्टिक है। क्या कहते हैं आप उन्हें, एंटीसेप्टिक। लेकिन यही अगर हम एक्सेस में ले लें, तो उस वक्त ये क्या करेंगे, ये हार्मफुल होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो ठीक ही पहले, प्लस आपके साथ हार्मफुल किसके लिए हो जाएंगी, हमारी बॉडी टिश्यूज के लिए। तो आप कहते हैं उन्हें फिर क्या है, डिसइंफेक्टेंट कह देते हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कह देते हैं। आगे बेटा बात समझ में। आपने देखा होगा ना कि, आपने देखा होगा कि जो वाटर सप्लाई होती है घरों में हमारे आता है, तो उसके दौरान भी आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं उसके अंदर, ब्लीचिंग कर देते हैं, उसमें क्लोरीनेशन कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़ा तीखा सा टेस्ट गले में भी चुभता है पानी जब हम पीते हैं, इसका मतलब क्लोरीनेशन ज्यादा कर दी है, जितनी डालनी चाहिए उतनी नहीं डाली, तो गले में इंफेक्शन भी हो जाता है, खाल भी अंदर की जल जाएगी, खराब हो जाएगा, व्हाइटेशनेस भी थोड़ी थोड़ी दिख जाएगी ब्लीचिंग पाउडर अगर ज्यादा डाल दिया जाएगा तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट के अंदर इसको डाला जाता है, उस लिमिट से अगर ज्यादा डाल दिया तो फिर वो डिसइंफेक्टेंट का करेगा काम, हमारे बॉडी टिश्यूज के लिए भी फिर वो हार्मफुल हो जाएगा। तो आपके वो डिसइंफेक्टेंट का काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी ड्रग लेनी होती है जब भी कहीं पे कट लग जाए। ड्रग देखो कई तरह की होती है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो सिर्फ आप बाहर बाहर यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती है ओरल ड्रग्स होती है, हम उनको खा भी सकते हैं। तो जैसे डिटॉल है, हमने साफ किया, बाहर कहीं पे कट लग गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को पता चल गया वो मुंह में छाला हो गया, अंदर भीतर कहीं पे छाला हो गया, कट हो रहा है, उसको कर देते हैं साफ, ले डिटॉल थोड़ा सा पी लो, आप ऐसा तो नहीं करेंगे। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो इंटरनल यूज के लिए भी होती है, हम उनको इंजेस्ट कर सकते हैं, हम उनको इंजेस्ट कर सकते हैं, कुछ को इंजेस्ट हम नहीं कर सकते, एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है जिन्हें आप कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं। बोलो कौन होती है। आपने देखो क्या किया, देखो आपको बताते हैं, आपने देखा होगा ना खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं अक्सर वो क्या करते हैं, अभी बताया था किसने, हाँ मेरे एक फ्रेंड ने पीछे मुझे बताया, फिजिक्स के अंदर है मेरे साथी, एक है ना, उन्होंने जिक्र किया किसी इंग्लिश मूवी का, उसमें उन्होंने ये बताया उसमें क्या सिखा रखा था कि जैसे हम आपको कहते हैं ना कोई भी चीज बाहर से नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, जो कंपनियां हैं, वहां पे जो लोग काम करते हैं फ्री में खाने पीने के लिए दे देते हैं, वो चाहे आपकी आपके केमिस्ट्री के बच्चे हो तो क्या पता वो कोई ड्रग इंडस्ट्री हो ऐसी, वहां पे क्या पता किसी को जॉब करनी पड़ जाए, काफी अच्छा पैकेज दे देते हैं। तो वहां का जो मेन बंदा था, मेन जो साइंटिस्ट था जहां पे वो काम चल रहा था, तो उसने क्या किया, किस तरीके से उसने काम कर दिया, उसको एक्सपेरिमेंट करना था। तो उसने क्या किया कि जो डेली रूटीन की जो चीजें होती है ना, जहां पे हम हाथ लगा देते हैं कुछ ऐसी चीज, उसने वो जो केमिकल जिसका उसको एक्सपेरिमेंट करना था, उसने अलग अलग पोर्शन के ऊपर डेली टच करवा देता, खाने की चीज में एक आधी ड्रॉप डाल देता, उस मूवी में बताया कि ऐसा बता रखा था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो चीज अपने करता था ऐसे, तो किसी के बाल उड़ गए, किसी के कुछ हो गए,
फिर क्या किया उसके बाद उसने, देखो क्या किया उसके बाद उसने उसकी एंटीडोट बनाई। एंटीडोट मतलब ये होता है जो उसके असर को खत्म करे। फिर वो दवाई बनाई, वो भी इसी टाइप से एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो थोड़े ठीक से हो गए ऐसे। लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो ठीक भी नहीं होते हैं। उसने तो ना कर दिया एक्सपेरिमेंट, उनको पता चल गया ये दवाई अब आगे यूज की जा सकती है और नहीं की जा सकती है। तो फिर बाद में जब उनको ऐसा असर दिखा, ऐसा बॉडी के ऊपर असर हुआ, तो देखो कोई भी बीमार होगा कुछ ना कुछ होगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ही। तो जो भी उनके एरिया में डॉक्टर होगा उसी के पास कोई जाएगा, एक बंदा तो चला जाएगा। क्या हुआ कि उसके पास एक बंदा चला गया अपना टेस्ट कराने के लिए, जी मेरे को ये बीमारी हो रही है, ऐसा कुछ हो गया, मेरे बाल उड़ गया, जो भी कुछ हो गया। फिर दूसरा भी जा रहा है कुछ दिनों के बाद, पर तीसरा भी जा रहा है, तो बार बार देखा कि तुम सारे ही जा रहे हो। फिर बाद में सभी को शक हुआ कि ऐसा क्यों आ रहा है। फिर पता चला, उन्होंने टेस्टिंग की डॉक्टर ने, तो पता चला कि इस केमिकल की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। और वो काम भी वहीं पे कर रहे थे, उसी इंडस्ट्री के अंदर वहीं पे। तो जब उनको पता चला, फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो उससे बदला लेते हैं और उसको मार देते हैं। उस पिक्चर के अंदर ओवरऑल दिखा रखा था, और इस तरीके से वो उसको मारते हुए दिखाया उसके अंदर, के पता भी नहीं चल पाया कि उसका किसी ने मर्डर किया था। और वो सारे करते हैं भी बहुत गलत हुआ, ऐसा हुआ, और ऐसा दिखा रखा वो बंदा चल रहा था और चलते चलते गिर गया और मर गया। बस ऐसे दिखाते हैं पिक्चर की। जो स्टार्ट बताते हैं, मेरे साथी ने मुझे बताया, पिक्चर की स्टार्ट थी जिसमें चलते चलते वो चल रहा था और गिर गया और मर गया। फिर उसके ऊपर पूरी जांच चलती है, सब कुछ चलता है। तो ये थी वो स्टोरी। तो कहने का मतलब क्या था, जो हम आपको यहाँ से सीख देना चाह रहे थे कि बाहर की चीज कभी नहीं खानी चाहिए, अपने घर से बना के लेके जाओ। कोई कितना ही मुफ्त में आपको देता हो कि हाँ हमें तो वो भी खाने पीने के लिए मिल जाता है, खाना अपना ही होता है, अपने घर से लेके जाओ, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया ना। और अपने कभी भी इन चीजों से बच के रहो, कभी ऐसा काम करना पड़ जाए कहीं पे तो सेफ्टी मेजर्स जरूर रखें, है ना। सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर भी क्या पता किसको जॉब करनी पड़ जाए। तो इन चीजों का बेटा प्रिकॉशन रखेंगे। तो ये थोड़ा सा, यानी मैंने बताया ना, हर चीज हमें एक सीख देके जाती है। तो ये हमारे लिए सीख थी। चैप्टर भी हमारा यही था, ड्रग्स वाला चला हुआ था, इसलिए वो चीज एकदम दिमाग में क्लिक करके और आपको बता दी। तो अब हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जो आपको बता रहा था ना, कि ऐसा मैंने क्यों बताया आपको, इसलिए बताया कि एंटीबायोटिक्स जो बनी थी ना, इसकी डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है एंटीबायोटिक्स की। तो ये वो केमिकल होते हैं, देखो क्या किया टेस्टिंग करने के लिए, मान लीजिए किसी बंदर में, घोड़े में कोई कीटाणु छोड़ दिया, और बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर छोड़ा, या इंसान में छोड़ोगे या उसके अंदर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, जो कीटाणु किसी के ब्लड में जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, तो खुद की बॉडी फाइट करती है उसको मारने के लिए। बहुत ही लेस अमाउंट में छोड़ा, इतनी लेस अमाउंट के अंदर छोड़ा कि वो मरेगा नहीं, उसकी बॉडी खुद फाइट कर जाएगी। तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो गए उस एंटी, जो देखो बाहर से चीज आई एंटीजन था जो डाला गया एंटीजन, उसके अगेंस्ट जो काम करती है बॉडी के अंदर, जो सेल्फ प्रोडक्शन हो जाती है, जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जो अगेंस्ट काम करे एंटीजन को, जो मार गिराए, एंटीबॉडीज हो गई। फिर उसका ब्लड फिर बाहर निकाला गया, ब्लड बाहर निकाल लिया गया, और उसके बाद ब्लड की, उस ब्लड की क्लोटिंग हो गई। तो क्लोट को अलग कर दिया, जो लिक्विड बच गया, जो लिक्विड बच गया वो एक दवाई बन गई। और भी सेपरेशन वगैरह देखो काफी तरीके होते करने की। वो सब कुछ करने के बाद मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर वो दवाई बन गई। वो जो दवाई है अब वो की क्या काम आई, मान लीजिए पोलियो का कोई कीटाणु था, उसको मारना था, तो ऐसे डाला, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, ब्लड बाहर निकाला, ये ड्रग बन गई। यहां से ये जो ड्रग बनी, अब ये क्या काम आएगी, ये काम आएगी अब उस बीमारी को ठीक करने के, क्योंकि ये वो कीटाणु है, ये वो चीज बन गई है, ये वो बॉडीज बन गई है जो उसके अगेंस्ट काम करने के दौरान ही प्रोड्यूस हुई थी। तो ये कौन हुई, ये वो ड्रग है विच इज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस की हमने, कहां से प्रोड्यूस की, फ्रॉम ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किया था ना ब्लड के अंदर, तभी तो प्रोड्यूस हुई थी। तो द ड्रग्स या केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर वो अब काम आएगी। उसी तरह के कीटाणु, किसी को बीमारी हो गई है किसी बंदे को, तो फिर वही चीज उसको दी जाएगी, एंड आर यूज्ड टू किल द सेम टाइप ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी टाइप का अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के वो आती है काम। तो ये बन जाती है डेफिनेशन। जब आप छोटी क्लास में थे ना, तब ये डेफिनेशन आपको ऐसे याद कराई जाती थी, बिल्कुल ऐसे, कि द ड्रग्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू किल द सेम टाइप ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहते हैं आप उन्हें क्या है, एंटीबायोटिक्स। क्या कहते हैं आप उन्हें, आगे बात समझ में। अब जो ये एंटीबायोटिक होती है, इसका दायरा कितना है। एंटीबायोटिक ऐसी भी तो हो सकती है जो सिर्फ
एक बीमारी को ठीक करने के काम आए। एंटीबायोटिक ऐसी भी तो हो सकती है जो एक साथ कई बीमारियों को ठीक करने के आए काम। तो ऐसी ड्रग जो एक गोली ले और उससे कई बीमारी इकट्ठी हो जाती है, ठीक कहते हैं आप उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। आप उन्हें क्या कहते हैं बोलो? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और जो सिर्फ एक बीमारी को ठीक करें वो नैरो स्पेक्ट्रम लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप उनको कह देते हैं। जो दो को ठीक कर दे नैरो स्पेक्ट्रम कह देते हैं, भाई दो को कर दिया। जो कई चीजों को इकट्ठा ठीक कर दे उसका दायरा चौड़ा हो गया, तो उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कह देते हैं। तो ये था आपके एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स किस तरह की चीजें होती है। फिर आपने अभी अभी जो सीखा था कुछ बातें, उसके दौरान आपने सीखे थे ना कुछ, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने क्या कि उस एंटी मलेरियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग का नाम बताएं जिसको आप निगल नहीं सकते। वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग तो है लेकिन आप उसको इंजेस्ट नहीं कर रहे थे ना अभी अभी हम जिक्र के कुछ सुपरफिशियल बाहरी यूज करने के काम आती, कट के करने के काम आती। बोलो वो कौन थी? एंटीसेप्टिक बाहरी लगाते हैं। डिसइंफेक्टेंट वो बाहरी यूज करते हैं, उसको तो हम यूज खुद के लिए नहीं करेंगे। जैसे घर में पोछा लगाना, तो पोछा जब लगाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है? वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। कौन होते हैं वो वाले केमिकल यूज किए जाते हैं। ले आते हैं ना फिनाइल, दुकान पे जाते हैं भाई फिनाइल की बोतल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं उस चीज को, तो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। कौन होते हैं बोलो? उसके बाद वो कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जिसको आप इंजेस्ट कर सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स, गोलियों को तो हम खाते हैं। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप याद कर लेंगे। आगे बेटा बात समझ में? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है किसी बच्चे को कोई डाउट? आपने एक चीज नोट की है कि मान लीजिए किसी को कोई एलर्जी हो गई, किसी को क्या हो गई? कोई ना कोई एलर्जी हो गई। एलर्जी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के प्रति, देखो सेंसिटिव तो हम सभी होते हैं। हर कोई ठंड आ गई तो कोई ना कोई बीमार तो होता है, कोई थोड़ा पहले कोई थोड़ा बाद में। हर किसी की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। धूल मिट्टी उड़ गई कहीं पे, झाड़ू लग रही है तो उसके दौरान एकदम छींक पे छींक उसको आनी शुरू हो गई, तो एलर्जी है उसको डस्ट से, है ना? और किसी को बहुत ज्यादा छींक आ जाती है, किसी को आती ही नहीं है, बहुत कम आती है। तो मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाना, हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना हमारी बॉडी का टुवर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब वो फॉरेन सब्सटेंस का कोल्ड भी हो सकता है, वो हीट भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, वो डस्ट भी हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। तो द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड एलर्जी। आप उसे एलर्जी कहते हैं। आप उसे क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। होता क्या है देखो, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई एंटीजन एंटर करता है, हमारी बॉडी में जब कौन एंटर करता है? कोई ना कोई एंटीजन। तो जैसे ही वो एंटीजन एंटर करता है तो फिर उसको मारने के लिए हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया, प्रोड्यूस होती है, बोलो क्या? एंटीबॉडीज। वो एंटीजन एंटीबॉडीज के बीच में फाइट चली, आपस में से लड़ाई चली। लड़ाई करने के बाद जो एक गुच्छा सा बन गया इकट्ठा, है ना, एक कॉम्प्लेक्स चीज बन गई, उसे मास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उसके अंदर से केमिकल होता है प्रोड्यूस, कहते हैं उसे हिस्टेमिन है। क्या कहते हैं? वो हिस्टेमिन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। क्या प्रोड्यूस कर देता है? अब हमें बाहर से लेनी है एक ऐसी ड्रग जो उस हिस्टेमिन को बनने से रोक दे, जो हिस्टेमिन को ना बनने दे। कहते हैं उन्हें एंटी हिस्टेमिन ड्रग। क्या कहते हैं आप उन्हें? एंटी हिस्टेमाइंस कह देते हैं या एंटी हिस्टेमिन ड्रग्स कह देते हैं। तो एंटी हिस्टेमिन ड्रग्स कौन सी हो गई? द ड्रग्स विच आर used against the allergy, which are used against the production of the histamine, आप उन्हें एंटी हिस्टेमिन ड्रग कह देते हैं। आगे बेटा बात समझ में? तो ये थी डेफिनेशन आपकी एलर्जी की और एंटी हिस्टेमिन ड्रग से रिलेटेड कुछ बातें थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती है? विच आर यूज्ड टू चेक आउट द प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट ना होने दे। आज देखो आपने देखा था ना कि पहले तो क्या होता था कि पॉपुलेशन बढ़ गई काफी। आप कुछ एक ऐसे देखो, कहना नहीं चाहिए, कुछ स्टेट ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या सोच लेते हैं कि जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा काम, उतनी ज्यादा कमाई होगी, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए वो जो। लेकिन आपने देखा है पीछे हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं। चाइना ने उसके ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि वो कंट्री अलग टाइप की है, वहां पे हमारी तरह डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो अलग टाइप का सिस्टम है उनका। तो अब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किसकी है? इंडिया नंबर 1।
नंबर 2 पे चला गया चाइना। नहीं तो काफी सालों तक जब हम छोटे थे, सबसे पीछे तक भी अभी तक आपका चाइना चला हुआ था नंबर 1 पे। अब क्या हुआ कि बड़ी दिक्कत हो गई, तो अब क्या करें? तो उसके लिए बनाई जाती है ड्रग्स, कहते हैं उन्हें क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। सरकार तो पूरा सहयोग देती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सहयोग नहीं देते, और उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं ना, फिर उसमें जो गरीब जो तबका होता है ना, जिसको कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा होंगे ना उतने ज्यादा हाथ होंगे। मैंने आपको बताया, एक पता नहीं कोई पुरानी मूवी भी थी, पता नहीं क्या, 12 हाथ, ऐसे कुछ थी, ऐसे कुछ। तो मतलब ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी धीरे धीरे, और उसको बदल कौन सकता है? सिर्फ एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू ही किसी भी चीज के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। तो इसलिए जितनी ज्यादा, जैसे आपने देखा केरला के अंदर 100% लिटरेसी है ना, केरला के अंदर 100% लिटरेसी है। और लिटरेसी भी कैसी है, वो लिटरेट, देखो मैं आपको बता दूं, लिटरेट होना ज्ञानवान होना, और एक लिटरेट कैसा होना, जो आजकल आप हो चुके हो थोड़े डिजिटली लिटरेट हो जाए। कई लोग ऐसे भी आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है, कोई बंदा वैसे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको फोन चलाना आता है, उसको मैसेज भेजने आते हैं, वो डिजिटली लिटरेट हो चुका है, लेकिन वैसे लिटरेट है। तो लिटरेसी भी कई तरह की होती है। एक पढ़ना लिखना आना, नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो तो हो गया सिंपल लिटरेट जो हम बात करते हैं, वो तो होना ही होना चाहिए हमें। उसके साथ साथ आज के युग में हमें डिजिटली भी लिटरेट होना चाहिए, कि जो काम आप करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया, हम क्या करते हैं कि कोई दवाई मंगवानी है, तो आपने सोचा कि आपने उस दवाई का नाम लिखा, मिल गई वो, वहां पे आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करते आपने सोचा आ गया, वो तो आई नहीं, आपका जो बैलेंस था वो जीरो हो गया। तो हमें डिजिटली लिटरेट होना चाहिए, अपने किसी भी चीज का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, कि हमें चीजें तो डेली मंगवानी पड़ती हैं, अपनी दवाइयां भी मंगवा लेते हैं, मार्केट में गए कई बार वो दवाई नहीं मिलती, और है ऐसी कोई जरूरत कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ जाए, तो क्या करें? तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है, डिजिटली लिटरेट हमें होना पड़ता है। तो वो भी कंप्लीट डिजिटली लिटरेट हमें होना चाहिए। आज नेशनल साइंस डे, आपको पता होगा आज क्या है? तो इसलिए जो आज हम बातें पढ़ रहे हैं सारी की सारी, अपने ड्रग से रिलेटेड जो भी ज्ञानवान आप हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो साइंस की दूसरी बातें भी हम अपने इसी क्लास के दौरान हम पढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिजिटली लिटरेट होना चाहिए, सारी चीजों का हमें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, हमें बैलेंस होना चाहिए हमारे अंदर हर चीज का। तभी हमारा जो नेशनल साइंस डे है, तभी हम कहते हैं कि हमने उसको मना लिया। मनाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बैनर लगा के खड़े हो गए, कुछ और कर लिया। वो हमें ज्ञानवान होना है उस चीज के प्रति, है ना, प्रॉपर नॉलेज होनी है, प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, तभी वो दिन कामयाब हो पाता है। तो आप जाना, हमारी जो नेशनल, जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके द्वारा भी एक लिंक बनाया गया है, तो बड़े ध्यान से देख जाना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे एक शपथ दे रखी है, हम शपथ लेते हैं इस टाइप से, और क्या उसके अंदर वो सारी बातें लिख रखी है कि हम किस किस चीज के बारे में हमने पूरी चीज पढ़ ली है, लिख ली है, हम ज्ञानवान हो गए, हमने जान ली है कि हम कभी भी कोई ड्रग नहीं लेंगे, एंटी ड्रग से रिलेटेड है, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, एंटी पोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी काफी तरह के वहां पे चीजें हैं। और आपको उसके बारे में हमारी भारत सरकार की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप देखना, आपके नोटिस के ऊपर आप जाके देखना, मैंने वो जो लिंक है ना, हरियाणा जो अपने इंडियन गवर्नमेंट का जो लिंक है, आप जाके देखना अपने नोटिस में, अभी देख लेना, फिर से क्लास फिनिश होती है, मैं पहले ही डाल चुका हूँ आपके लिए। आप पहले जाके देखना, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करना, क्लिक करते ही साथ खूब सारे और लिंक आएंगे, हर टाइप की वहां पे आप ओथ ले सकते हैं। तो आज का जो दिन है, उसमें किस किस चीजों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई, हमें पता होना चाहिए, उस चीज के बारे में आप उसको क्लिक करना, और वो सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपकी मेल के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो आपको लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके उसको क्या कर देना, अपलोड कर देंगे। पता चल गया? तो ये काम आप एकदम से कर देंगे। उसके बाद वही चीज जहां से हमने अपनी आज का लेक्चर किया था स्टार्ट, जो बातें हम कर रहे थे, आंट एसिड। ये आंट एसिड का मतलब ये नहीं है कि जब आपके घर में कोई आंटी आती है, कोई और आती है, तो आपने उसको एसिड दे दिया, उसको जाओ इस एसिड का पोछा लगा दो, ऐसा नहीं। हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिडिटी हो गई है, उस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो केमिकल लेते हैं आप बाहर से, कभी आपने डाइजीन ले ली है ना, लेते हैं ऐसे,
तो वो कहलाते हैं, बोलो क्या, आपके एंटासिड। एंटासिड दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टेमिक और एक नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक एंटासिड वो होते हैं जो आपने एक बार ले लिया, उस एसिडिटी से आपको छुटकारा भी दे दिया स्टमक के अंदर से, लेकिन उसने आपके एसिड बेस बैलेंस को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। आपको बार बार लेना पड़ रहा है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम एसिड ले पहली बार, तो कौन सा ले, नॉन सिस्टेमिक। वो हमारे एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे बेटा बात समझ में, तो ये एसिड के बारे में हमने आपको बताया। तो ये थी चीजें आपके सिलेबस के अंदर, ड्रग्स के अंदर। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन विद एन एग्जांपल, ऐसे करके। तो फिर आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी पड़ती है और उसका एग्जांपल देना पड़ता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कराएंगे वो क्या होंगे, जो भी ड्रग्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है, उनकी प्रिपरेशन, उनकी सिंथेसिस। और उसके बाद लास्ट लेक्चर हमारा किसके ऊपर होगा, सिंथेसिस करने के बाद वो हमारा होगा स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। यहां तक कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ ले बेटा। है किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो। ये डेफिनेशन तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, और एग्जांपल भी याद करने पड़ेंगे। नोट्स तो आप सभी ने बना लिए ना, दिखाओ ऐसे करके। देखो ऐसे करके तो मैं एक पेज लिख के भी दिखा सकता हूं। आपने सारे अपलोड कर दिए लिंक के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम करेंगे।